नमस्कार, मैं दीपू शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सन एक्सप्रेस। दर्शकों, हमने जैसा कि पहले ही बताया था, आपको जानकारी दी थी कि आज हम एक पैनल करवाएंगे, एक चर्चा करवाएंगे, जिस चर्चे का विषय ये है कि आम बजट जो आया इसको लेकर जो व्यापारी हैं उनकी क्या राय है, कैसी राय बनी है। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं, खोकन भट्टाचार्य जी, जो वेस्ट बंगाल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, साथ ही सेठ श्रीलाल मार्केट व्यवसायी समिति के सेक्रेटरी हैं। नमस्कार खोकन जी। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ हैं इस वक्त जुगराज सिरोहिया जी, जो वेस्ट बंगाल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। नमस्कार जुगराज जी। नमस्कार। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं करण सिंह जैन जी, जो सिलीगुड़ी मर्चेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है करण जी इस चर्चा में। धन्यवाद दीपू जी, नमस्कार आप सभी को। तो जब बात बजट की हो रही हो और वहाँ पर बात व्यापार की, व्यापारियों की ना आए, ये असंभव सा दिखता है, असंभव सा लगता है। तो सबसे पहले तो क्योंकि आप दो समितियों से, और मेरी जितनी जानकारी और भी कई सारी समितियों से आप जुड़े हुए हैं खोकन जी, तो ये बताएं कि आम बजट को लेकर सिलीगुड़ी में व्यापारियों की क्या राय है। देखिए, ऐसा है, इस बार का जो बजट था वो बजट काफ़ी कठिन था। इसलिए देखिए, अभी पेंडेमिक सिचुएशन चल भी रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत कम हुआ। इस बजट का जो इम्पोर्टेंट था बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमारा देश का जितना भी लोग है सब इस बजट का ऊपर में देख रहा था। इस बार बजट किस टाइप का हो रहा है, कैसे हो रहा है, आम पब्लिक के लिए और व्यापारी के लिए। तो हमारा हिसाब से देखिए, इस बार का जो बजट है, इस बजट में खास कुछ नज़र नहीं आया। आपको मालूम है, जो कोविड के लिए बहुत आदमी जो बेरोजगारी बन गया है, वो बहुत सारा व्यापारी जो है बहुत टाइट पोजीशन में था। सभी का एक आशा था इस बार बजट में व्यापारी के लिए या नॉर्मल पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ ऐसा सरकार ने निर्णय लेगा जिससे सबको फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा हमारा हिसाब से नहीं हुआ। क्योंकि बजट में देखिए, बजट वही एक ही बात है, घुमा फिरा के कॉरपोरेट हाउस का ऊपर में ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उसके साथ में हमारा बंगाल का जो मतलब उन्नयन है, बंगाल का उन्नयन में एक हमारा पास में खाली रोड बनाने का 25,000 करोड़ रुपया जो है रास्ता बनाने का एक निर्णय लिया गया है। देखिए सर, रोड तो ज़रूरी चाहिए, रोड में ज़्यादा जल्दी चलेगा तो अच्छा बात है, लेकिन बेरोजगारी का जो हालत है इस टाइम में हमारा देश में, ये बहुत ही बुरा है। सरकार को इस मामला में ध्यान देना चाहिए था। और जिस पोजीशन में हमारा देश इस टाइम में जिस सिचुएशन में चल रहा है, देखिए इनकम टैक्स में भी हम लोग आशा किया था कुछ परिवर्तन आएगा, वो भी नहीं आया। एक ही परिवर्तन आया, जो 75 ईयर्स का ऊपर में जो है, जिनका पेंशन प्रोविडेंट फंड का पैसा या तो पेंशन का पैसा बैंक में रख के इंटरेस्ट में चलता है, उनके लिए ये फ्री कर ही किया हुआ है। लेकिन इससे भी, लेकिन 75 साल से ज़्यादा उम्र के कितने लोग हैं? मेरा बात तो वही है, 75 साल से ऊपर का आदमी तो एक दुनिया में रहता ही नहीं है। नंबर 2, देखिए 75 साल में जो चीज़ सरकार का हमको पता नहीं है किस हिसाब से कैसे इसका ये किया है। देखिए 75 साल को जिस हिसाब से ये किया है, ये भी मतलब क्लियर नहीं है। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो खोकंदा, आपके हिसाब से ये जो पूरा का पूरा जो आम बजट अभी तक आया है, अभी तक जितना आया है उतना तो कम से कम आपको कहीं भी बेनिफिशियल नहीं दिख रहा है? नहीं, हमारा हिसाब से तो जैसे हम ट्रेडर्स है, हम ट्रेडर्स का बात करता हूँ। जैसे देखिए, आज जो हमारा देश है, देश का ज़्यादातर परसेंटेज तो ट्रेडिंग में है, और ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडर्स के लिए कुछ भी नहीं है। वही घुमा फिरा के प्राइवेट में चला गया, इंश्योरेंस LIC भी प्राइवेट में गया, रेल में भी प्राइवेट में जा रहा है। इसका मतलब हम आपको शुरू में बोला था,
जो अल्टीमेटली घुमा फिरा के कॉरपोरेट हाउस को ही इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है। यानी कि घुमा फिरा के कॉरपोरेट हाउसेस को ही इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, ऐसा कहा है खोकन भट्टाचार्य जी ने। जुगराज जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं करण जी के पास जाऊँगा। करण जी, ये जो कॉरपोरेट हाउसेस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर जैसे कि आप देखें कि ऐसा बार बार कह रही है सरकार कि प्राइवेटाइजेशन करने से ही, निजीकरण करने से ही भलाई हो सकती है देश की, ऐसा कहना है, ऐसा मानना है सरकार का, और नीतियों से भी यही झलक रहा है इस वक्त। तो ऐसे में एक तरफ व्यापारियों का जो व्यापार है, अगर सब कुछ प्राइवेट हो जाता है, LIC प्राइवेट हो जाती है, जैसा कि कहा गया, बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाता है, तो कितना असर पड़ेगा इस पर, इससे व्यापार पर? देखिए, इस देश के जो संस्कार है, हमारी कर्म संस्कृति का जो संस्कार है, इसकी वजह से सरकार को ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, और इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं आज़ादी के बाद हमारी व्यवस्था रही है, जहाँ सिर्फ सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, और कहीं न कहीं संरक्षण राजनीतिक स्तर पर भी रहता है, और इसमें कोई दो राय नहीं। इस वजह से सरकार का जो रेवेन्यू है वो लगातार कम हो रहा है। कर्म संस्कृति घटने की वजह से जो GDP इस देश की आनी चाहिए, वो GDP नहीं आ पा रही। चाइना में जिस तरह से रफ्तार से काम होता है, उस रफ्तार के आसपास भी हम नहीं हैं। अभी ग्लोबलाइजेशन का समय है, और इस ग्लोबलाइजेशन के समय में कोई भी क्षेत्र जो है अछूता नहीं है। हर तरफ जो है प्रतिस्पर्धा का दौर है। ऐसे प्रतिस्पर्धा दौर में जब हम विवश होते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए, चाहे वो चाइना हो, चाहे बांग्लादेश हो, वहाँ से हमारे माल इसलिए आयात हो रहे हैं क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ता है। तो ये जब तक हम लागत मूल्य कम नहीं कर पाएंगे, तो ये हम देख चुके हैं हमारी जो 70 साल या 72 साल की आज़ादी के बाद, कि हमारी जो लगातार जो एक्सपोर्ट करने की क्षमता है वो घट रही है। इसके मद्देनज़र सरकार ने ये फैसला लिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए पारदर्शिता होनी भी ज़रूरी है, कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि सारी चीज़ों का निजीकरण न हो, उसे सरकारी अधिकार के अंतर्गत वो चीज़ें रहें तो ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। इसके लिए सरकार को एक प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी FDI में 49% पहले था इंश्योरेंस सेक्टर में, उसको 74% कर दिया गया। मुझे ये सेक्टर समझ में नहीं आता, इस सेक्टर से सरकार क्या करना चाहती है। तो इसका एक जो सामंजस्य है वो बनाने की ज़रूरत थी। उसको सरकार, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं दूरदृष्टि दिखाई देती है। 64,000 करोड़ रुपया हेल्थ सेक्टर के बाद कही गई है, तो ये 64,000 करोड़ रुपया 5 सालों के लिए है, न कि इस साल के लिए है। तो 64 से 5 को डिवाइड करेंगे तो करीब लगभग 16,000 करोड़ रुपया पर ईयर आता है। तो ये भविष्य की योजना तैयारी की गई है कि तुरंत, जो कि जिस पिछले वर्ष हम लोग कोविड के समस्या से जूझ रहे थे, और उस समस्या से जनता को एक ऐसा लग रहा था कि बजट आएगा तो एक कुछ न कुछ हम लोगों को राहत मिलेगी, वो राहत कहीं आम जनता को दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए इस पर मैं नहीं कह सकता कि ये आम जनता का बजट है। धन्यवाद करण जी। करण जी ने बताया कि ये आम जनता का बजट नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जुगराज जी, ये जो आम बजट आया, अगर ये जनोन्मुखी नहीं है, जनता की ओर उन्मुख नहीं है ये बजट, तो क्या ये जन विरोधी है? देखिए, बजट आया, और बजट साल का अपनी एक प्रक्रिया है, गवर्नमेंट को लाना पड़ता है। और बजट का जो रूप दिया गया वो भी कोविड को देखते हुए दिया गया, और इस परिस्थिति में इन्होंने कोविड की परिस्थिति को देखते हुए इन्होंने अपना बजट बढ़ा दिया। ये अपना इनको लगा कि हॉस्पिटलिटी, अभी एक स्वास्थ्य की ज़्यादा ज़रूरत है देश में, तो उन्होंने अपना ध्यान वहाँ केंद्रित किया। स्कूलों के लिए बजट, एक सैनिक स्कूल। लेकिन जुगराज जी, ये जो बार बार आ रही है बात, हेल्थ सेक्टर वाली बात बार बार जो आ रही है, करण जी ने भी उसका उल्लेख किया था कि हेल्थ सेक्टर की बात आ रही है। ये जो हेल्थ सेक्टर के लिए बोला जा रहा है कि 137% ज़्यादा खर्च इस बार आवंटित किया जा रहा है।
वहाँ पर तो सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री की बात नहीं है, वहाँ पे बात है आपका वाटर एंड सैनिटाइजेशन का, तो फिर ये तो आ जाता है आपका जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। वहाँ पे बात की गई है आपका कोरोना वैक्सीन की, तो ये भी इसका मंत्रालय अलग है। वहाँ पे बात की गई है आयुष मंत्रालय की। तो हेल्थ के नाम पे ये जो 137% बोला जा रहा है वो असल में हेल्थ के नाम पर है नहीं, उसमें कुल मिला के 7 मंत्रालय हैं। तो हम हेल्थ को तो बिल्कुल ही छोड़ दें। देखिए, मैं इसकी डीपली स्टडी नहीं बताऊंगा कि हम लोग व्यापारी हैं, और व्यापारी होने के नाते हम लोग अपना फोकस सारा जो है अपना बिजनेस के प्रति देखना चाहते हैं कि बजट में व्यापारी वर्ग को क्या मिला। तो अब मैं इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा, मैं अपनी बात अपनी आप रखना चाहूँगा कि हम व्यापारियों को, जैसे क्या हुआ कि कोरोना काल में गवर्नमेंट ने जितनी भी फैसिलिटी दी थी, व्यापारी 2 तरह के होते हैं, एक मैन्युफैक्चर होता है, एक ट्रेडर होता है, जिससे सारी देश की अर्थव्यवस्था चलती है। तो कोरोना काल में जो फैसिलिटी हमारे मैन्युफैक्चर भाई लोग को दी गई थी, वो फैसिलिटी हम आशा कर रहे थे हमें बजट में मिले, लेकिन हमें वो देखने को नहीं मिला। क्योंकि कोरोना काल में मैन्युफैक्चर लोग को एमएसएमई की रेट, एमएसएमई के अंतर्गत क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है। तो हमने ये डिमांड की थी सरकार से, क्योंकि आज हमारी एक संस्था अभी नई है और हमारी एक मदर संस्था है कलकत्ता में, उसके हमारे प्रेसिडेंट है मिस्टर सुशील जी पोद्दार। तो हमने 5-7 पॉइंट, जब ये बजट आने से पहले वो बोले जुगराज जी अपना 5-7 पॉइंट आप लोग हमको दीजिए, हम लोग अपनी बात आगे रखते हैं, अपना मिनिस्ट्री ऑफ एक वहाँ पे निर्मला सीतारमण के बाद देना चाहते, तो आप लोग कुछ पॉइंट है तो दीजिए। तो मैंने 5 पॉइंट दिए थे कि आज एमएसएमई सेक्टर में हमको दिया जाए, तो वो हमें नहीं दिया गया। क्योंकि आज हम भी आज देश के लिए, गवर्नमेंट चाह रही है कि सबका डेवलपमेंट हो, लेकिन बजट को देखते हुए लग रहा है कि वो एक सेक्टर में उसका पूरा फोकस है। हमने बोला उनको कि जीएसटी में जो इनका प्रावधान किया गया है, डे बाय जीएसटी को लोग जीएसटी पर जीएसटी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है। हमने इनको बोला कि आप 1 पॉइंट टैक्स लगाओ, और सारी गलती आज मान लीजिए मैं बॉम्बे बैठा हुआ बॉम्बे से माल मंगा रहा हूँ, गुजरात से माल मंगा रहा हूँ, मेरा माल मेरठ में पकड़ लेता है, तो सारी लायबिलिटी ट्रेडर के ऊपर आ जाती है। तो हमने उनको बोला था कि आप इनको यहाँ पे बजट में आप अपने ऐसा प्रावधान रखो कि आज ठीक है मैं मंगा रहा हूँ, बिल मेरा जरूर है, लेकिन भेजने वाला XYZ मैन्युफैक्चर है कोई। आज जितना मैंने गलती की है उससे ज़्यादा गलती उसकी है कि वो उसने माल कच्चा में भेजा या कम भेजा या बेसी भेजा। तो जितनी मेरी लायबिलिटी टैक्स की बनती है आप उस पर भी फोकस करके उनको भी टैक्स के घेरे में लेके आओ। आज ट्रेडर का 2 तलवार लटके रहता है, जीएसटी के कारण 15 दिन में इनको वो रिटर्न भरना पड़ता है। तो मैंने इनको बोला था कि भाई हम लोग को ट्रेडर को बचाने के लिए भाई इतने जो इन्होंने टैक्स प्रक्रिया इतनी कलमजी कर दी है कि ट्रेडर का मार्जिन बहुत कम होता है। तो ये चीज़ हमने इनको मंथन करके दिया था हमारे सुशील जी पोद्दार को, जो हमने इस बजट में आशा की थी कहीं ना कहीं हमें मिलेगी राहत, लेकिन हमें उसमें कोई भी राहत नहीं मिलेगी। उल्टा हमें जो है जीएसटी के जो टैग ये आने के बाद जीएसटी में जो सुधार होते हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि ट्रेडर को अब जितने भी प्रॉफिट में काम कर रहा है उससे जो 28% जैसे कोई बिजनेस में ट्रेड में टैक्स है, तो बेस सेलिंग करेगा अपना मार्जिन रख के 10 से 12%, उसमें से 4% फिर गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अगर आप उस चीज़ को आप गहराई से चिंतन करेंगे तो ट्रेडर का घर में बेचारा को 8% ही घर में आ रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह जीएसटी देना पड़ रहा है। तो आज ट्रेडर के खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं, और डे बाय डे मैंने इसका हर तरह से इसका शोषण होते जा रहा है। तो मैंने इस चीज़ को लिए, और ख़ास करके मैंने उनको ये भी बोला था सुशील जी पोद्दार जी को कि हम लोग बंगाल में रहते हैं, कि बंगाल अन्य स्टेट की तरह डेवलप नहीं कर पाया मैन्युफैक्चर में, हर स्टेट डेवलप किया। वहाँ के जीडीपी आप देख लो, कोई भी गुजरात चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, तो उन स्टेटों में कोई दिक्कत नहीं हुई आज के काम करने की। लेकिन हम ट्रेडर क्षेत्र में रहते हैं, हम व्यापारी आदमी हैं, और डे बाय डे अगर हमारे व्यापार को ख़त्म कर दिया जाएगा तो हम सड़क पे आ जाएंगे। ऑनलाइन में मैंने उनको प्रोपोजल दिया था कि आप अल्टीमेटली जुगराज जी आप ये बताएं कि अल्टीमेटली ये जो बजट आया, ये तो आप पूरी मुझे कहानी बता रहे हैं, इस कहानी का जिस्ट क्या निकला? जिस्ट की तो ट्रेडर के लिए कुछ नहीं हाथ लगा। मैंने एक बात और सुनिए, मैं बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको। हमने ऑनलाइन के लिए भी उनको बोला कि आप 5% टैक्स उनको बोलो एक्स्ट्रा लगेगा ऑनलाइन बिजनेस वाले को, क्योंकि उनको देखो आज हम यहाँ बैठे हैं, हमको ट्रेड लाइसेंस भी लेना पड़ता है, आज हमको और भी कई तरह फ्यूल अगर हम इसका काम करते हैं क्या बोलता है उसको फायर लाइसेंस भी लेना पड़ता है, और भी फॉर्मेलिटीज़ है। ऑनलाइन वाला जो आज गुजरात बैठा बम्बई बैठा हुआ आदमी है, अगर एक पीस रिटेल में बेच रहा है, मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको कुछ नहीं लेना पड़ रहा है। तो मैंने इनको प्रपोजल दिया था सुशील जी पोद्दार जी को कि आप ऐसा लिखो कि ऑनलाइन में बिजनेस करें, अब बिजनेस कर भी सकता है, लेकिन उसको कुछ प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जो व्यापारी है उनको वो कंपटीशन में सक नहीं पाएंगे।
अच्छा, दूसरा मैंने इनका भी बोला कि हम लोग व्यापारी लोग हैं। आज मैं मेहनत करके काम करता हूँ सुबह, अब मेरा कोई भरोसा नहीं है कि 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, तो हमें पेंशन की सुविधा भी मिलनी चाहिए। तो मैंने 5-7 पॉइंट जो मैंने एक व्यापारी वर्ग होने के कारण, क्योंकि बंगाल में व्यापारी है, अगर बंगाल में को बचाना है, अर्थव्यवस्था को इसको प्रॉपर वे में लाना है, क्यों उसको तो व्यापारी पे ध्यान केंद्रित करना ही पड़ेगा। अच्छा, मैन्युफैक्चर को फिर हम लोग जब मैन्युफैक्चर साइड में हम लोग कुछ अध्ययन करते हैं, या फिर कृषि सेक्टर में भी कल मैंने सुना था न्यूज़ में कि उनको 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। तो आज हर सेक्टर पे ध्यान दिया जा रहा है, तो मेरे को ट्रेडर क्षेत्र को क्यों वंचित किया जा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जबकि आज के डेट में हम ट्रेडर लोग आज ब्रह्मा विष्णु महेश की जो परिभाषा है, मैन्युफैक्चर ब्रह्मा है, विष्णु और महेश का काम हम लोग करते हैं। अगर ट्रेडर लोग नहीं रहेगा तो ये जो आप डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, ये जो छोटी छोटी जगह जगह हम लोग जो माल डिस्ट्रीब्यूट करके देते हैं, हर जगह जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो कोई नहीं दे पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी हम लोग के साथ अनदेखी हुई है बजट में। और ये बजट जो है मेरे ख्याल से खास करके उस स्टेट के लिए बहुत बढ़िया रहा जहाँ मैन्युफैक्चर है, सब कुछ अच्छा है वहाँ पे, लेकिन खास करके बंगाल के लोगों के लिए जहाँ पे ट्रेडिंग ज़्यादा है, उस सेक्टर को पूरा का पूरा जो पहले भी हम लोग इसके लिए फाइट कर रहे हैं, कि हमने एसोसिएशन का मूल उद्देश्य बनाने का उद्देश्य ये किया है कि हम सभी ट्रेडर्स को एक छत्र में नीचे लाके हम अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रखना चाहते हैं। हम लोग का मूल उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य के आधार पे हम लोग अपनी बात रखने की कोशिश किए थे सुशील जी पोद्दार के थ्रू अपने वहाँ पे अपने बजट आने से पहले। तो संजोग से हमें कुछ खाली हाथ मिला, अब क्या होगा भगवान मालिक है, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोशिश की। अब आगे अब क्या होता है देखिए। जुगराज जी ने तो अगर जुगराज जी के हिसाब से हम समझने की कोशिश करें तो आसान भाषा में मूल बात यही रही कि जो भी चाहते थी ट्रेडर्स की, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं इस बजट से। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा खोकन जी, क्योंकि आप तो लगातार कई सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और व्यापारी होने के साथ साथ आपका एक अलग परिचय भी है शहर में। ये जो कंपनियों को बेचने की बात की जा रही है, जो सरकारी कंपनियां हैं जैसे LIC वगैरह है, 2 बैंक हैं इनमें, अगर ये बिक जाती हैं या बेच दी जाती हैं तो इनका ट्रेडर्स पर, व्यापारियों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैंने स्टार्टिंग में एक ही बात जो बोला है, जो कॉरपोरेट हाउस को अल्टीमेटली घुमा फिरा के इसको सबसे ज़्यादा फैसिलिटी दिया जा रहा है। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन होगा, आज LIC हो, रेल हो, बैंक हो, अल्टीमेटली फ़ायदा तो जो उसका चेयरमैन होगा, डायरेक्टर होगा, जो कंपनी वालों ने खरीदेंगे, जो कंपनी वाला चलाएंगे, उसका फ़ायदा होगा। अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो कॉरपोरेट हाउस। तो आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए हमारा पास में कुछ सोच भी नहीं है, ना हमारा लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग का कोई क्षेत्र बढ़ा रहा है, ना बंगाल के लिए कुछ हमें मिल रहा है। जो हमारा, आपको पता है, जो कोविड का टाइम में इतना जो बाहर काम करने वाला आदमी है, वो सब लड़का लोग अभी घर में बैठा हुआ है, तो उनके लिए भी कुछ नहीं है। तो इस बार बजट में सरकार को ये निर्णय लेना जरूरी था। और ये जोगराज जी ने बताया आपको, जो ट्रेडर्स क्षेत्र है बंगाल, तो ट्रेडर्स क्षेत्र के लिए तो नील है। तो मेरा हिसाब से प्राइवेटाइजेशन होने से आम पब्लिक को और बेनिफिट कम मिलेगा, ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी LIC का जो जिस सिस्टम में चल रहा है उसको पूरा चेंज होगा, क्योंकि वो कंपनी का जो बाई लॉज होगा, कंपनी का जो मेमोरेंडम होगा, उसका हिसाब से वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा या इंटरेस्ट देगा। तो एक तरफ से प्राइवेटाइजेशन होके ठीक है, लेकिन कितना आदमी उसमें से वो प्राइवेट, जब भी LIC का प्राइवेट में चला जाएगा तो हमारा जो स्टाफ है उनको छटाई किया जाएगा। हाँ, ये बात है। इस बार जो बजट है वो डिजिटल फर्स्ट टाइम जो है हमारा इंडिया में ये बजट बना है। अब देखिए, बजट में और एक बात है ना, कोई भी बात क्लियर भी नहीं है। अब उसको क्लियर आ जाए, उसका बाद में फिर हम लोग बोल सकता है जो अल्टीमेटली इसमें इस बजट में क्या है। रेलवे का देखिए, रेलवे का वही सिचुएशन है, एक ही सिचुएशन है। अब हमारा देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो है, भाई साहब ने जो हमारा जोगराज जी ने जो बताया है बंगाल का, नॉट ओनली बंगाल, नॉर्थ ईस्ट सेक्टर ही जो है दैट इज ट्रेडर सेक्टर।
उनके लिए कोई हमारा जो बजट में कोई उसमें ट्रेडर्स को सामान पहुंचाने का हम लोग का एक प्रॉब्लम और भी है कि हम लोग का आने जाने का जो प्रॉब्लम है, सब व्यापारी तो बाई एयर जा नहीं सकता, उसके लिए ट्रेन का ऊपर हमें भरोसा करना पड़ता है। रेलवे में गुड्स लाने के लिए बहुत चीप पड़ता है, उसको बढ़ाया जाए, और पैसेंजर ट्रेन को और मेल ट्रेन को और बढ़ाया जाए नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो व्यापारी के लिए ये बहुत बड़ा सुविधा होगा। अब पुराना दिन में चले जाइए, जब हमारा पास में वो जो पुराना टेलीफोन था, उस टाइम में हम लोग सुबह आके दुकान में कॉल बुक कर देता था, शाम को जाने का टाइम कैंसिल कर देता। तो उस दिन का साथ में आज का कंपेयर कीजिए, आज तो वो चीज़ नहीं है। आज पॉकेट में, हाथ में, रिक्शा वाला का पास में भी मोबाइल है। ये जो जोगाजोग बंदोबस्त, जो जोगाजोग जो इतना फास्ट हो गया है, इसके वजह से हमारा फ़ायदा है। तो इस चीज़ को हम सोचता है और भी बढ़ाया जाता तो बहुत अच्छा होता, साधारण व्यापारी के लिए भी और साधारण आदमी के लिए भी। जी हाँ जी जुगराज जी, एक बात मैं और बोलना चाहूँगा। हमने एक बहुत अच्छी बात रखी थी सुशील जी को वहाँ पे भेजा था कि अपना जो खाली नॉर्थ बंगाल एरिया है, भूटान और नेपाल पे डिपेंड है। कोरोना काल में भूटान बंद था और इधर ये नेपाल बॉर्डर बंद था, तो उससे वहाँ बहुत बड़ी समस्या है कि रिटेल दुकानदार की दुकानदारी बंद हो गई। तो हमने उनको ये बोला था कि आप जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए अपने स्टेट हैं या अपने राज्य के जो गांव हैं, वहाँ पे काम के लिए आप उन लोगों के लिए आर्थिक मदद के लिए भी आप उनसे अपनी बात रखिए कि हम लोग को, क्योंकि देखिए आज बंगाल ठीक है, आज हम लोग बंगाल भी इस सेक्टर में है, तो जब बंद था तो ऑलरेडी वो लोग बैठ के खाया है, तो उनकी दुकान को चलाने के लिए भी पैसे चाहिए। अब उनके पास पैसे हैं नहीं अभी, तो उनके लिए भी मैंने बोला एक आर्थिक पैकेज के बारे में अपने खास करके बंगाल के लोगों को, जो आज नेपाल और भूटान के व्यापारी के संलग्न, जैसे जयगांव हो गए, बीरपड़ा हो गए, नागराकाटा हो गए, माल बाजार एरिया हो गया, ये पूरा अपना भूटान पे डिपेंड करता है। जब भूटान बंद होने से यहाँ पे अर्थव्यवस्था पूरी 60% गड़बड़ा जाती है और 30% टूरिस्ट पे डिपेंड करती है। टूरिस्ट भी कम थे, तो मैंने बोला था कि आप खास करके नॉर्थ बंगाल के लिए आप लिखिए कि ये प्रॉब्लम है, इसको आप आगे, तो उन्होंने मेरी बात को रखी थी आगे। अब जो भी हो, अब इनको वो तो पूरा इंडिया चलाना है, हम लोग तो नॉर्थ बंगाल के लिए बैठे हैं, तो सरकार को तो पूरी इंडिया चलाना है। तो ये बात, और साथ साथ में मैंने एक बात उनको बोली, कॉर्पोरेट सेक्टर रिटेल में आ रही है। हम बोले रिटेल में आया, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपटीशन होता है, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर रिटेल में अगर एक पीस बेचेगी तो हम लोग तो ऐसे ही उससे हार जाएंगे, उसका पैसे की कमी होती नहीं है। उनको आने से एक प्रोटोकॉल सिस्टम, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर चेन सिस्टम जो खत्म किया जा रहा है, उसके लिए भी आप थोड़ा सा हमारी बात आगे रखिए। तो ये कुछ बातें थी जो हमने बहुत नॉर्थ बंगाल को, खास करके बंगाल को, अपना नॉर्थ बंगाल, क्योंकि हम लोग बंगाल छोड़ के कुछ सोचते नहीं है, क्योंकि आज हमारा जन्म भले बिहार में हुआ है, लेकिन हम लोग पले बड़े अपना बिजनेस संबंधित जो भी हमारी आज आर्थिक है वो सब बंगाल में है। तो आज हमारे दिमाग में कुछ भी करने का होता तो पहले अपना क्षेत्र याद आता है कि हम लोग क्यों पिछड़ रहे हैं और हमारे में क्या कमी है और क्या दूर करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने अपनी बात सुशील जी पोद्दार, जो हमारी पेरेंट बॉडी है, जो अभी कलकत्ता में है, वो लोग जो हमारी पेरेंट बॉडी है, क्योंकि हमने जो एसोसिएशन गठन किया था तो उनके सामने हमने ये पूरी जो मतलब उनका समर्थन मिला था, तब हम लोग इसको आज गठन करने की कोशिश किए थे और इसमें हम लोग काफ़ी सक्सेस भी हुए। तो उनके सामने मैंने अपनी सारी बात रखी थी, खास करके अपने नॉर्थ बंगाल को देखते हुए। अब आगे हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं है इस चीज़ को लेके, लेकिन बजट में जो हम लोग को आशा थी, खास करके ट्रेडर लोग को, वो हमें कहीं दिखाई नहीं मिली। अब ये आने वाला साल अब कैसे हम लोग का बीतेगा, और ये बात श्योर है कि आज के दिन में हम लोग सब 80% व्यापारी लोग जो थोड़े बड़े सक्षम भी है, छोटे कैसे भी हो, सब कर्जे में डूबे हुए हैं। ये कर्जा हम लोग के ऊपर इतना बढ़ते जा रहा है, इतना बढ़ते जा रहा है, कब कम होगा ये हम लोग भी अभी दुविधा में है, क्योंकि हम लोग इतना कर्जे में डूबे हुए। क्योंकि देखिए आज हमारा चारों तरफ जैसे होलसेल का बिजनेस होता है, उधार बाकी में देना पड़ता है, और हमारा एक साइड पूरा बंद होने से भूटान नेपाल के जो व्यापारी है उनका पैसा बाजार से नहीं आ रहा हम लोग का। लेकिन जुगराज जी एक बात ये भी आती है कि इस बार जो बजट पेश हुआ तो कुछ विश्लेषकों का ऐसा भी मानना रहा कि 24 साल में पहली बार बाजार जो है वो इतना ऊपर की तरफ गया। मैं करण जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये बाजार जो इतना ऊपर की तरफ गया, तो क्या वजह है इसके पीछे? अगर व्यापारियों को तमाम तरह की असुविधाएं हो रही हैं, इसके बावजूद भी बाजार का सेंसेक्स का इतने ऊपर तक जाने का क्या रीज़न क्या हो सकता है? ये टोटली जो क्या है, जब डिसइन्वेस्टमेंट की बात आती है तो नेचुरली
कोई ना कोई कैपिटलिस्ट उस क्षेत्र में आएगा, तो सेंसेक्स जो हमेशा बढ़ता है वो बिजनेस फ्लो पे बढ़ता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बढ़ता है। जब सरकार को लगता है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे और ये मैसेज वर्ल्ड वाइड जाता है, तो नेचुरली एक आशा जगती है कि इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगा और बाज़ार अपनी जगह, जो बाज़ार नीचे था वो नीचे शिफ्ट कर जाता ऊपर की ओर। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात जब हम बजट की कर रहे हैं कि हमने शुरुआत की थी कि आम आदमी को इस बजट से क्या फ़ायदा है। आम आदमी को इस बजट से दूर तक कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है। हम लोग यदि वेस्ट बंगाल की बात करें या नॉर्थ बंगाल की बात करें, तो हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो टी गार्डन है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात है, यहाँ टी गार्डन को कैसे बढ़ाने की बात है, इंडस्ट्री की बात है। उस संदर्भ में अभी तक 70 साल की आज़ादी के बाद ऐसी कोई सरकार नहीं आई जो इनके जो चाय बागान वाले हैं, जो विशेषकर श्रमिक हैं, इनके दुख दर्द को कोई देखे, इनका पर कैपिटा कैसे बढ़े। नेचुरली इनका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो वो पैसा बाज़ार में आएगा, बाज़ार में रोल होके यहाँ का बिजनेस को फ्लोरिश करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये दुर्भाग्य की स्थिति है। अब सरकार ने कहा कि हम 7 सालों में 3 सालों में 7 टेक्सटाइल मिल्स लगाएंगे, तो वो तो स्वाभाविक है कि इस तरह तो थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लेकिन मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए सरकार के पास कोई पुख्ता प्लान है इस बजट में मुझे समझ में नहीं आता। और सरकार की अपनी समझ है कि वो क्या करना चाहती है और कैसे लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराएगी, ये बिल्कुल इसमें दिखाई नहीं देता है। तो यानी कि कुल मिला के हम जितनी भी बातें हुई अब तक, हम यही समझ पा रहे हैं कि ये जो बजट है इससे ना तो व्यापारियों को कोई खास लाभ होते दिख रहा है, ना तो व्यापारियों की नज़र से ट्रेडर को, लेकिन मैन्युफैक्चर के लिए अच्छा है। उनके लिए भगवान की दया से पहले से भी गवर्नमेंट का पूरा ध्यान रहा है और अभी भी पूरा, जैसे अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पार्क खुल रहे हैं। इस बजट में मैन्युफैक्चर को क्या एमएसएमई लोन, इंटरेस्ट का लोन तो शुरू से कम कर दिया ना। हाँ हाँ हाँ, तो कम शुरू से इसी साल तो किया गया ना। नहीं, मेरा ख्याल इसी साल क्या करो, मेरा ख्याल से जो देखिए इस बजट में मैन्युफैक्चर के लिए भी कोई खास नज़र हमें नहीं आ रहा है। देखिए इसका बाद में भी जीएसटी जो है रिकॉर्ड कलेक्शन हुई है, तो मैं जो ट्रेडर्स है, मैं ट्रेडर्स के लिए एक सुझाव है, ये बजट का बात चल रहा है लेकिन नहीं बोलना चाहिए, फिर भी ट्रेडर्स के ऊपर ध्यान देने से मेरा हिसाब से सरकार का और भी फायदा होगा। और अनएम्प्लॉय जो जैसे करण जी ने हमारा बताया है, अनएम्प्लॉय जनरेट भी ट्रेडर्स के ही हाथ से हो सकता है। उसका एक छोटा सा रीज़न है, करण जी ने बताया है टी गार्डन। देखिए हमारा देश स्वाधीन होने का बाद से टी गार्डन का ऊपर में कोई चर्चा नहीं हुई है, तो इलेक्टेड कुछ लोग उसका फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन आज जो टी गार्डन का जो एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय का जो पोजीशन है, वो तो आपको पता ही है, तो उनका ऊपर में भी ध्यान दिया जाए। जैसे हमारा करण जी ने बताया है, तब क्या होगा, पैसा रोल होना चाहिए। पैसा अगर हमारा शहर में, हमारा सिटी में आए तो वो पैसा सबका पास में थोड़ा थोड़ा करके जाएगा। जैसे ऊपर से बरसात का पानी गिरने से हर घर में थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है, तो वही नहीं है। और जो ट्रेडर्स को मैंने इसलिए आपको बता रहा है, ट्रेडर्स पर ध्यान दे। ट्रेडर्स ही एकमात्र रास्ता है सरकार को अनएम्प्लॉय जनरेट बढ़ाने का। जैसे आज मान लीजिए हमारा एक छोटा सा बिजनेस है, लेकिन हमारा पास 10, 12, 15 स्टाफ है, तो हम 15 आदमी को एम्प्लॉय दिया है। तो ऐसे कोई अगर एक व्यापारी को, लेकिन ट्रेडर्स क्या है, आज का जनरेशन में आप देखिए, ट्रेडर्स में हमारा जो आने वाला पीढ़ी है वो ट्रेडिंग में जा ही नहीं रहा है। वो अपना नौकरी करके, कोई कॉरपोरेट हाउस में नौकरी करके अपना गुजारा करना चाहता है। उसका कारण क्या है, ये सरकार को सोचना चाहिए, एक कमेटी बनाना चाहिए, उसका क्या रिजल्ट निकलता है वो देखना चाहिए। तो ट्रेडर्स को अगर हम आगे बढ़ाए, ट्रेडर्स को हम फैसिलिटी दे, जैसे हमारा जोगराज जी बोल रहा था, आज हम अगर
ट्रेडिंग के लिए बैंक में लोन लेने जाता है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, पहले तो कोलाटरल चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, कम से कम ये पेपर चाहिए, वो पेपर चाहिए, दिस चाहिए, दैट चाहिए। और जो इंडस्ट्री लगाने के लिए उसको तो उतना कुछ नहीं चाहिए। तो जो व्यापारी ट्रेडर्स कम से कम 3 साल अपना बिजनेस में जीएसटी ठीक से दे, उनको जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका तरह बैंक का इंटरेस्ट कम करके देना चाहिए। अगर कोई व्यापारी 10 साल तक जीएसटी अच्छा से पे करके समाज में अच्छा व्यापारी है तो उसको पेंशन योजना देना चाहिए। आज हमारा वैल्यू क्या है आप बताइए ना। आज हम ट्रेडर्स जो है समाज में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम देखिए सरकार के लिए कितना काम कर रहा है, हम जीएसटी दे रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं। तो ये मेरा सुझाव था, बंगाल सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे कोई भी स्टेट का सरकार हो, ट्रेडिंग को सपोर्ट करें, ट्रेडर्स को सपोर्ट करें तो एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा जनरेट हो सकता है और जो हमारा बेकार लोग बैठा हुआ है उसको बेरोजगारी से भी छुटकारा मिलेगा। ये बजट में हाँ अभी बंगाल का भी बजट आने वाला है, हम आपका माध्यम से हम बंगाल सरकार को भी रिक्वेस्ट करेंगे जो बजट आम आदमी के लिए और मिडिल क्लास के लिए जो सरकारी नौकरी करता है उनके लिए सोच के भी कुछ बनाया जाए, खाली कॉरपोरेट हाउस के लिए नहीं। धन्यवाद। यानी कि कुल मिला के बात यही आती है कि जो भी यहाँ पे हाउसेस के लिए, कॉरपोरेट हाउसेस के लिए जिस तरह से आम बजट में छूटें दी गई और बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं आम जो लोग हैं और जो आम व्यापारी हैं इनको कोई फ़ायदा होता है इस वक्त नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। अभी भाई साहब ने बताया है जो देखिए जो कॉरपोरेट हाउस है, बड़ा बड़ा हाउस है, आज रिलायंस से लेकर सब रिटेल आउटलेट में आ गया, वो लोग सब्जी भी बेच रहा है, एक का साथ में एक फ्री स्कीम दे रहा है। फ्री क्या उसका घर से दे रहा है, कौन से हमसे लेके दे रहा है। उसमें क्या हो रहा है, उसमें और भी जो हमारा समाज का आदमी है जो कस्टमर है, आज आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ। ये कोरोना काल में हमारा जो व्यापारी संगठन है सिलीगुड़ी का, हम लोग आउट ऑफ ट्रैक थोड़ा सा जा रहा है, लेकिन मतलब ये बात आपको बता दें, ये वो प्रैक्टिकल हिस्से हैं क्योंकि आम बजट जो है ये किताबी हिस्सा होता है पहले, लेकिन उसके बाद उसका जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो वो प्रैक्टिकल हो जाता है। और आप फिलहाल जो प्रैक्टिकल हिस्सा है उसे बता रहे हैं। प्रैक्टिकल है। अभी आप देखिए जो कोरोना काल में आज हमारा सिलीगुड़ी का हम ले लेते हैं, हम बाहर नहीं जाता है, ये जो छोटा व्यापारी है या छोटा व्यापारी का संगठन है, उन्होंने सबको साथ दिया है। आज कितना कैंपे लगाया था, आज कितना लोगों को खाना डेली दिया गया था, कोई कॉरपोरेट हाउस तो आया नहीं। आज मान लीजिए एक कस्टमर को एक सामान उन्होंने देता है, उनका पास में पैसा है, सरकार उनको सपोर्ट कर रहा है और इसका साथ साथ में उनको पैसा भी माफ़ किया जाता है। हम ट्रेडर्स को अगर बैंक से लोन लेके अगर हम व्यापार नहीं चला सकता है तो हमारा घर जो है कब्जा कर लेता है बैंक वालों ने, उसको बेच देता है, ऑक्शन कर देता है। लेकिन कॉरपोरेट हाउस को क्या करता है, वो लोग छूट दे देता है, बोलता है तुम 500 करोड़ और ले लो, तुम व्यापार चलाओ, पैसा दो। तो ये परिस्थिति है। यानी कि दोहरी नीति हमेशा व्यापारी बड़े जो इस तरह के कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो भी व्यापार करते हैं, आप लोग भी व्यापार करते हैं, लेकिन आपका ये कहना है, आपका ये बताना, और प्रैक्टिकल स्थिति यही है कि दोहरा व्यवहार किया जाता है। दोहरा व्यवहार। तो हम भी इंसान हैं, हम भी भारतवासी हैं, हम भी भारत का संतान है, हमें भी उतना अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल खोगन जी, समय की थोड़ी कमी है तो मैं आगे बढ़ता हूं और मैं एक बार करण जी से ये जानना चाहूँगा अंतिम तौर पे कि ये जो बजट आया, करण जी, इस बजट को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं आम लोगों को, व्यापारियों को, और सरकार के लिए आपकी क्या सलाह है, क्या मशवरा है, एक क्योंकि आप एक सजग व्यापारी हैं इस नाते। ऐसा है दीपू जी, इस साल इस देश की जो व्यवस्था है इसमें इतनी खामियां हैं, उन खामियों को जब तक हम दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक ये देश का बजट आम आदमी का बजट नहीं हो सकता।
क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है हम डेवलप्ड कंट्री को देख के उसके हिसाब से इस देश का जो नक्शा है वो बनाना चाहते हैं, जबकि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, मिक्स्ड इकोनॉमी का देश है। होता क्या है, एक छोटा व्यापारी साल में सरकार को 1,000 रुपया टैक्स देता है, 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे देता है, 10,000 जो अन्य जो स्टेशनरी है उसमें खर्चा हो जाता है, लेकिन सरकार के रेवेन्यू के रूप में 1,000 रुपये जाता है। ये जो सिस्टम है हमारा इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, जब तक इसका हम सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे, आम आदमी को राहत नहीं देंगे। एक बेचारा व्यापारी परेशान है, वो अपना घर देखे, दुकान देखे, बच्चों को देखे कि जीएसटी की रिटर्न भरे। जब तक हम सरलीकरण में नहीं जाएंगे, सीधे सीधे तौर पे कि भाई 1 पॉइंट टैक्स हो जीएसटी का 10 करोड़ तक, 20 करोड़ तक, उसकी एक सीमा हो, उसके बाद जो कॉरपोरेट हाउस को करना है आप कीजिए, उसमें जो भी सेक्शन लगाने हो। आम आदमी यहाँ का इतना पढ़ा लिखा नहीं है जो आपके तमाम सेक्शन को समझे। जब तक वो वकील के पास जाएगा तब तक उसका घर लुट जाएगा। इसलिए इस देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो पेचीदगियाँ हैं कानून की, जीएसटी की, वो सारी दूर हो। इनकम टैक्स की जो पेचीदगियाँ हैं वो दूर हो। आप 88 देते हैं, आप मेडिक्लेम में जो 80D देते हैं, इस सब की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे स्लेब वाइज आए कि 5 लाख तक आपको इतना 1%, 2%, 3% टैक्स देना है, 5 से 10 लाख इतना टैक्स देना है। सीधे सीधे आप लोगों तक एक सिंपल फॉर्म में उसके टर्नओवर के हिसाब से आप टैक्स लें, या बैंक में जो आप टर्नओवर करते हैं उस पर टैक्स लें, तो मैं समझता हूँ इस देश का सिस्टम ठीक हो सकता है। इस बात को हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, नेताओं को तो कहाँ तक समझ में आता मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं समझ में आता। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कितना समझते हैं जो जिंदगी भर आप राजनीति करके आते हैं और फिर जाके एक ऐसी जगह पे आप बजट प्रेजेंट करते हैं, मुझे नहीं समझता। लेकिन इस देश की ब्यूरोक्रेसी की हालत बहुत ख़राब है। जब तक कि ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं होगी, देश का सिस्टम ठीक नहीं होगा, और इस वजह से करप्शन व्यापारियों को करना पड़ता है और करप्शन ब्यूरोक्रेट्स करवाते हैं। इसलिए ज़रूरी है सीधा सीधा, मुझे यदि मैं यहाँ प्रधान नगर में बैठा हूँ तो मुझे चंपासारी से आने की ज़रूरत नहीं है, या PWD मोड़ दे के आने की ज़रूरत है। मैं अपने घर से सीधे हाईवे दे के आ सकता हूँ। ये स्थिति सरकार को समझने की ज़रूरत है। जब तक सीधा और सरल काम नहीं होगा तब तक इस देश की समस्या का समाधान आम आदमी के लिए नहीं हो सकता है। धन्यवाद करण जी। और क्योंकि हमें अब ये जो आज का ये चर्चा है इसे ख़त्म भी करना है, समय का अपना अभाव है। अंतिम जो बात आई, आप सभी तीनों हमारे जो पैनलिस्ट रहे, अंतिम जो बात आई वो बात यही आती है कि ये जो बजट आया, आम बजट, ये कॉरपोरेट हाउसेस के लिए ज़्यादा है, आम व्यापारियों के लिए कम है, ट्रेडर्स के लिए कम है। और अगर ट्रेडर्स के लिए कम है तो आम लोग जो हैं, साधारण लोग जो हैं, इनको भी इस बजट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आप सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो इतनी देर हमारे साथ जुड़े रहें। और इसी के साथ हम आज का ये जो पैनल है इसको ख़त्म करते हैं। बने रहिए सन एक्सप्रेस के साथ, आगे भी इसी तरह की तमाम जो भी ताज़ा तरीन खबरें रहेंगी उनको लेकर हम चर्चा परिचर्चा में जुड़ते रहेंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।